सो गुड आफ्टरनून, गुड एमसी मेरे सारे टीम सुपरस्टार के मेंबर्स, जितने सारे आईएमसीआंस, मेरे सारे प्यारे एसोसिएट्स और हेल्थ सेगमेंट में आयुर्वेद के फील्ड में काम करने वाले मेरे सारे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक बड़ा सुंदर टॉपिक है, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज जो बात हम करने जा रहे हैं ये आज के जमाने का एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे देश में हर एक घर में एक ऐसा कोई ना कोई है जो इस समस्या से पीड़ित है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, दुनिया के सब लोगों को ये पता है। जी हां दोस्तों, आप स्क्रीन पर सही देख रहे हो। आज हम बात कर रहे हैं पाइल्स के ऊपर। यस, और ये पाइल्स जो है इसका ट्रीटमेंट हम लोग एलोपैथिक में भी कर रहे हैं, होम्योपैथी में भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक में कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है इसकी जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस आयुर्वेद में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा। क्यों? वो तो मैं पहले बता चुका हूं। हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो हमारा शरीर की जितनी प्रॉब्लम है उसका सलूशन हमें प्रकृति ही देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर करते हैं पाइल्स के बारे में बातें। ये आज जो है हेमोरॉइड्स इसको बोलते हैं एंड इट्स ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद। मैंने आपको बताया कि स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, सुंदर स्वास्थ्य पाओ। इस मिशन में मैं काम कर रहा हूं और आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसी मिशन पे अपना शरीर को स्वस्थ और बीमारियां मुक्त करके रखिए। तो चलिए, ए होलिस्टिक रूट कॉज अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग अर्श, वन ऑफ आयुर्वेद मोस्ट केयरफुली, यानी क्या मतलब है इसका? आयुर्वेद में अर्श का केयरफुली स्टडीज करके आपके सामने हम इसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर, कंट्रोल का प्रोसीजर, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा वो प्रोसीजर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे। ये देख लीजिए, ये आपके सामने एक पिक्चर है। मैं आपको बता दूं, ये सर वो पिक्चर है, ये वाला देखिए। जब ये फाइल्स होता है तो इस तरह का कुछ सूजन, इन्फ्लामेशन होता है, उसके ऊपर हम पूरा चर्चा करेंगे। और जब फिशर होता है तो इस तरह का होता है। तो ये बात हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, खाली आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये बीमारी? सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर पाइल्स। ये पाइल्स होता क्या है इसको पहले जानेंगे। बीमारी को जानेंगे तभी उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले जानिए ये हेमोरॉइड्स है क्या? पाइल्स, पाइल्स यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्श। इसको हम उड़िया में अर्श बोलते हैं, अर्श। इन आयुर्वेद दे आर सोलेन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स। देखिए, ये देखिए साहब, ये देख लीजिए, सोलेन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स ये है। वो इन्फ्लेम्ड का मतलब आप इन्फ्लामेशन के ऊपर पूरा जान चुके हो, इन्फ्लामेशन वर्ड के साथ फैमिलियर हो चुके हो। तो यानी वो वेन थोड़ा इन्फ्लामेटेड है, इतना याद रखो। इंटरनल हमारे जो बॉडी के अंदर का जो वेन है वो थोड़ा सोलेन है, यानी मतलब इन्फ्लामेटेड है। ये जैसे दिख रहा है यहां पे, देखिए यहां पे, ये देखिए ये वाला, ठीक है। दे कॉज, वो क्या करते हैं? अच्छा, ये होता कहां है? दी वेन्स इन द रेक्टम और एनस, यानी रेक्टम और एनस। वो क्या है? रेक्टम और एनस हमारे शरीर में खाने से लेकर पकाने तक ये पूरा का पूरा सिस्टम है। लेकिन रेक्टम और एनस वो होता है जो हमारे सारे कचड़े को निकालता है। सुबह जब आप बाथरूम से जाते हो तो रेक्टम और एनस के जरिए आप अपना वेस्टेज को निकाल रहे हो। तो उसी रेक्टम और एनस के अंदर का वेन जब सोलेन हो जाता है, ये पाइल्स कहलाता है, ठीक है। तो दे कॉज पेन, ये पेन करेगा। जब सोलेन हो जाएगा, जब इन्फ्लामेटेड हो जाएगा, जब सूजन हो जाएगा उसी वेन में, मान लीजिए वेन ऐसा है नॉर्मल, अब ये ऐसा हो गया तो सूजन हो गया, तो ये क्या करेगा? पेन करेगा, ब्लीडिंग करेगा, ईचिंग करेगा एंड सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट। ईचिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है, वहां पे ईचिंग होगा और ब्लीडिंग होगा। जब आप बाथरूम बैठोगे, प्रेशर दोगे तो ब्लीडिंग होगा।
और बड़ा दर्द होगा, पेन, बहुत अजब सा पेन होगा, बैठ नहीं पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, खड़े नहीं रह पाओगे, वो डिस्कम्फर्ट कर देगा, आपकी जीना हराम कर देगा, मतलब जीना आपका बड़ा परेशान कर देगा आप, कोई बीमारी ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स। इन मॉडर्न मेडिसिन दे आर क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरेड्स, दो टाइप का, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। देखिए मैं यहाँ पे दोनों का पिक्चर बना, ये अंदर हुआ है इंटरनल, ये बाहर हुआ है एक्सटर्नल। सीधी बात है, अगर अंदर वो वेन इन्फ्लामेटेड रहा तो वो इंटरनल पाइल से, और अगर बाहर वो सूजन हुआ तो वो एक्सटर्नल है। कुछ लोगों का दोनों भी होता है। देखिए साहब, जब यहाँ इंटरनल होगा तो आप जब संडास के लिए बैठोगे या बाथरूम के लिए बैठोगे, प्रेशर दोगे तो इस पर प्रेशर आएगा, वेन के ऊपर हो, वो शोजन हुआ है, वो इन्फ्लामेटेड है, तकलीफ तभी होगी, ठीक है। जब बाहर होगा तो ये एक्सटर्नल जो है सूजन, ये आपको तकलीफ देगी, दर्द देगी। तो आयुर्वेद रिकॉग्नाइजेस पाइल्स, पाइल्स को आयुर्वेद क्या कहता है, अष्टमहागढ़, यानी द 8 डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीजेस, ऐसे 8 डिजीज है जिनको ट्रीट करना डिफिकल्ट है, इनमें से एक ये है पाइल्स है। आयुर्वेद में 8 डिजीज को डिफिकल्ट टू ट्रीट बताया गया है, क्लासिफाइड करके रखा गया है, सेपरेट करके रखा गया है, ऐसे 8 डिजीज जो डिफिकल्ट टू ट्रीट है, तो उनमें से ये वहां से एक है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली व्हेन लेफ्ट अनअटेंडेड, अभी अगर इसको हम इग्नोर करेंगे, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तभी ये बड़ा प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो जाएगा। यही बोल रहा है आयुर्वेद। जो 8 डिजीज होते हैं जिनमें से एक ये है, ये तभी ज्यादा होगा जब आप इसको अनअटेंशन करेंगे, मतलब अटेंशन नहीं दोगे, चलो कुछ हो रहा है, इग्नोर करते हैं, देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा आप काफी लंबे समय तक इसको इग्नोर करते रहे तो ये वो 8 महागढ़ जो होता है उसमें अंदर आ जाएगा। यानी 8 डिफिकल्ट डिजीजेस जो ट्रीट करने के लिए डिफिकल्टी पैदा करते हैं, उनमें से एक होकर ये खड़ा तब हो जाएगा, वेरी कॉमन। चलो, द आयुर्वेदिक अप्रोच हाउएवर ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दैट एड्रेस द कंडीशंस इन इट्स रूट। यस, आयुर्वेद हमेशा रूट कज पे काम करता है। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकने की काबिलियत रखता है, लेकिन आपकी अप्रोच, आपकी केयर, आपकी ट्रीटमेंट प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आपको अभी बता रहा हूं भाई साहब, अर्श का लिटरली मीनिंग क्या है? अर्श का लिटरली मीनिंग एनिमी है, दुश्मन। और ये सच में आपका एक दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी को जीने लायक छोड़ता नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बड़ा परेशान करके रख देता है ये, इसीलिए इसको अर्श कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग हाउ ग्रेटली दिस कंडीशन कैन अफेक्ट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी को, आपकी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को खराब करता है ये बीमारी, इसीलिए इसको एनिमी बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये तो आप देख लिया, ये रेक्टम है, ये इंटरनल पाइल्स का सिम्टम है, और ये एक्सटर्नल का सिम्टम है। यानी इंटरनल मतलब अंदर इन्फ्लामेटेड है, एक्सटर्नल की मतलब वो बर्ड की तरह बाहर है, जो आपके हाथ में लग सकता है, आप उसको मन महसूस कर सकते हो। जब आप वॉश करते हो उस टाइम में वो हाथ में लगेगा आपको, एक बर्ड होकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कजेस ऑफ पाइल्स, इसका क्या कज है, क्या कारण है कि ये बीमारी आपके शरीर में आ गया, किस किस कारण के साथ होता है? सबसे पहला तो आप एक कॉमन जो प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये होता है उसको बोलते हैं कंस्टिपेशन। आपको मालूम है, पहला तो इसका कारण कंस्टिपेशन ही है, यानी कंस्टिपेशन यानी आपका स्टूल क्लियर ना होना, स्टूल होने में तकलीफ होना, हार्ड स्टूल होना, ये सब कंस्टिपेशन के अंदर आता है, और इसका चलते आपको पाइल्स हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ा कुछ अलग सा कज यहां पे लिख रहा हूं, आप देखिए। पहले तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद पाइल्स डेवलप, आयुर्वेद तो अपना रीजन बताएगा, रूट कज बताएगा, ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ वात पित्त एंड कफ दोष, यानी त्रिदोष इस शरीर में जब होता है, वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है, ये बीमारी आ जाता है सामने। पहले क्या क्या होता है मैं बताता हूं। डाइट रिलेटेड कज, एक कज डाइट रिलेटेड है,
दूसरा कॉज लाइफस्टाइल रिलेटेड है, और तीसरा है अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। ये तीन में पूरे कॉज को तीन टाइप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। पहला जो है डाइट रिलेटेड कॉज, ये क्या होता है? लो फाइबर डाइट आप खा रहे हो, यानी फाइबर कम हो गया आपके डाइट में। फाइबर क्या करता है? आपके शरीर में जो खाना आप खा रहे हो उसको अच्छी तरह से डाइजेशन करवाता है और स्टूल को क्लियर करवाता है, कंस्टिपेशन को दूर भगाता है फाइबर। लेकिन आपके डाइट में अगर फाइबर कम हो गया तो वो डाइट आपको कंस्टिपेशन और देन पाइल्स की तरफ बढ़ता ले रहा है, मतलब उस तरफ आप जा रहे हो अगर आपके खाने में फाइबर कम हो रहा है। दूसरा, एक्सेसिव स्पाइसी, ऑयली एंड फ्राइडी फूड्स। आज के जमाने में ये बीमारी होने का ज्यादा कारण इसलिए है क्योंकि हम लोग स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड फूड्स ज्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड्स, ये फूड वो फूड, आपका जो जितने सारे हेवी डाइट्स हम कर रहे हैं आज के जमाने में, वो सारे के सारे स्पाइसी मसालेदार खाना। हम लोग जब होटल में जाते हैं मेन्यू में बोलता है कि इसको फ्राइड करके ले आओ, इसको चिल करके ले आओ, इसको थोड़ा स्पाइसी बनाओ, ग्रेवी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। ये सारे के सारे आपके शरीर के लिए मतलब कंफर्ट नहीं देगा, ये सारे के सारे आपके शरीर में बीमारी बनाएगा, क्रिएट करेगा। समझो पहले, इससे अवॉइड करो। आपका शरीर है ये कोई बड़ा मिक्सर ग्राइंडर है नहीं, सारा चीज काट के फेंट के देगा नहीं साहब। जितना बन सकता है बनाएगा, लेकिन जब बिगड़ेगा तो सब कुछ खत्म कर देगा। फिर और क्या? अल्कोहल एंड एक्सेस टी और कॉफी। जो लोग चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होता है और ये भी कॉज होता है। इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। भाई साहब, पानी कम पीना कंस्टिपेशन की तरफ बढ़ाता है और धीरे धीरे कंस्टिपेशन ज्यादा होने से पाइल्स की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो पानी सफिशिएंट पीना है आपको। जो लोग पानी सफिशिएंट नहीं पीते हैं वो भी एक कॉज है पाइल्स की। फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, फिर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कुछ मतलब कजेस लाइफस्टाइल रिलेटेड। अगर आपका लाइफस्टाइल बिगड़ गया तो वो भी एक कारण है पाइल्स की। क्या क्या हो सकता है इसमें? क्रोनिक कंस्टिपेशन एंड स्ट्रेनिंग। आपका कंस्टिपेशन बढ़ रहा है, आप सुबह 9 बजे उठ रहे हो। जो लोग 6 बजे से पहले उठते हैं उनका कंस्टिपेशन का चांसेस कम है। जो लोग 8 बजे के बाद उठते हैं उनका कंस्टिपेशन का ज्यादा चांसेस है। तो ये कारण है लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी, मोटापा हो गया आपको, ये भी एक कारण हो सकता है। लॉन्ग आवर ऑफ सिटिंग कंटिन्यूअसली, आप कहीं जगह पे बैठ के जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो लंबी समय तक, ये भी कंस्टिपेशन और पाइल्स के कारण बन सकता है। और सप्रेसिंग दी अर्ज टू डिफेकेट, मतलब आपको लैट्रिन लग रहा है लेकिन आप उसको सप्रेस कर रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है। काम है, ये है, वो एक मोशन आता है, उसी टाइम पे आपको जाना चाहिए लेकिन आप जा नहीं रहे हो, कुछ भी करके भगा रहे हो क्योंकि आपके पास वर्कलोड है या फिर ऐसा कोई फैसिलिटीज है नहीं। तो ये भी कारण बन सकता है पाइल्स के। तो और क्या अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। कुछ माएँ प्रेगनेंसी के टाइम में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये हो सकता है। हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन, हेरिडिटरी भी काज हो सकता है। क्रोनिक डायरिया और इरेगुलर बाउल्स, आईबीएस जो होता है ये भी हो सकता है कारण। और हेवी लिफ्टिंग एंड फिजिकल स्ट्रेन, जितना ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो, फिजिकल स्ट्रेन बहुत ले रहे हो, वो भी कुछ कारण हो सकता है। इतना सारा 3 टाइप का मैंने आपको बताया। एक था डाइट रिलेटेड, दूसरा था लाइफस्टाइल रिलेटेड, तीसरा था अदर कंट्रीब्यूटिंग। ये तीनों कारण हो सकता है पाइल्स का। और ये पाइल्स जो है जब हो जाएगा, ये देखिए मैं आपको बता रहा था ना, ये देखिए ये पूरा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, खान पान सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप खान पान के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो ये बीमारी तो आपको जरूर होगा। फिर टाइप्स क्या है? ये सबसे अच्छा पॉइंट है, देखिए टाइप्स ऑफ पाइल्स, मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन, दोनों टाइप का क्लासिफिकेशन आपको दिखाया जा रहा है। पहले तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बाय लोकेशन, मैंने आपको अभी पहले बताया, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया बाय लोकेशन, कहां पे हुआ है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अभी आज के जमाने में इसका पॉपुलैरिटी ज्यादा, जहां पे जाओ 2 टाइप की वर्ड यूज करेंगे, इंटरनल पाइल, एक्सटर्नल पाइल, यानी कहां बना है। मैंने इसका पिक्चर आपको मैंने भी दिखाया, क्यों? क्योंकि मॉडर्न के ऊपर आज के जमाने में हम लोग चल रहे हैं। मॉडर्न हमारा लाइफ, मॉडर्न हमारा स्टाइल, मॉडर्न हमारा ट्रीटमेंट, मॉडर्न हमारा खाना, मॉडर्न हमारा रहना, सब कुछ मॉडर्न।
तो ये कारण भी मॉडर्न पोजीशन वाइज, यानी इट इज लोकेटेड इनसाइड द रेक्टम इंटरनल पाइल, जिसका पिक्चर मैंने पहले आपको दिखाया। यूजुअली पेनलेस बट मे ब्लीड ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ग्रेड 1 to 4 बेस्ड ऑन सीवियरिटी। यानी आपको बता दूं ये सब ग्रेड 1 to 4 ये आपको बताऊंगा। सबसे पहले याद रखो ये यूजुअली पेनलेस होता है, लेकिन जब बाउल मूवमेंट होता है तो ब्लीडिंग जरूर होता है। डाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, खाना खा के आप पका लिया, अब जो वेस्टेज जा रहा है ना उसी टाइम में ब्लीडिंग, मैंने बताया था क्यों हो रहा है ब्लीडिंग, वहां पे प्रेशर आएगा और ब्लीडिंग होगा। वो वेन जो होना है ना वो शोलन हो चुका है, जब आपका स्टूल हार्ड होगा तो उससे घिस कर आएगी और आपका ब्लीडिंग शुरू होगा। ये इंटरनल पाइल्स का मतलब रिजल्ट है। अभी एक्सटर्नल पाइल क्या है? एक्सटर्नल का मतलब बाहर है, ये जान चुके हो आप। लोकेटेड अराउंड द एनस, मैंने आपको दिखाया था एक पिक्चर। टिपिकली पेनफुल एंड ईची, ये ईचिंग करेगा, यानी ये पेन तो करेगा और ईचिंग भी करेगा। एंड मे बिकम सोलेन और थम्बोस्ट, ये सोलेन होगा, बढ़ेगा और आपके शरीर में दर्द ज्यादा देता है, ये बैठने नहीं देगा, बहुत मतलब बड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा। ये लोकेशन वाइज हो गया। अभी हम आयुर्वेद में हैं तो आयुर्वेद की उपचार बताएंगे और आयुर्वेद के हिसाब से ही बताएंगे। भाई साहब आयुर्वेद में इसका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी आयुर्वेद तो त्रिदोष पे काम करता है ना, तो बाय दोष आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है वातज अर्श, यानी इसमें वात दोष है। जो वात दोष है इससे ये होता है वातज दोष। ये क्या करता है साहब? सबसे पहले याद रखिए सीवियर पेन, ड्राइनेस एंड कंस्टिपेशन इसमें होता है। जो सारे पाइल्स वातज होते हैं, यानी वात की गड़बड़ी की वजह से हुआ है, उन सबका पेन बहुत होता है, ड्राइनेस होता है, पानी नहीं निकलता उससे, और कंस्टिपेशन हैवी होता है। तो ये बात का है। अभी पित्तज अर्श क्या है? बर्निंग, ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन, यानी जलन होगा, ब्लड आएगा और इन्फ्लामेशन होगा, सोलन होगा। ये सारे के सारे पित्तज अर्श है, मतलब पीत गड़बड़ है यहां पर। फिर कफज अर्श क्या है? ये कफ का गड़बड़ी, कफ जो दोष है उसका गड़बड़ी से बना है, लार्ज है, बड़ा है, सॉफ्ट पाइल से, ईचिंग है, म्यूकस है, यानी इसमें से लाल आता है, यानी रस आता है, मतलब क्या उनमें से पानी निकलता है, ये है कफज अर्श। तो इसका उपचार उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जो वात के बिगड़ जाने से हुआ है उसको वात की ट्रीटमेंट चाहिए, जो पीत के बिगड़ जाने से हुआ है उसका पीत की ट्रीटमेंट चाहिए, जो कफ के बिगड़ जाने से हुआ है उसको कफ की चाहिए। और लास्ट है रक्तज अर्श। ये क्या है? एक्सेसिव ब्राइट रेड ब्लीडिंग, इसमें रेड ब्लीडिंग बहुत होता है। ये वाला चारों के चार आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन से है। आपको जब पता करना है ये कौन सा हो रहा है, आपके साथ सिम्टम क्या है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। अगर उसी हिसाब से नहीं करोगे तो होगा नहीं कुछ, ऐसे मेडिसिन खाते जाओगे, दवाई खाते जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। चलो देखते हैं आगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेथड को सीधा चले आते हैं। प्रिवेंटिंग रिकरेंस क्या है? ये आयुर्वेद ट्रीट्स द रूट कॉज, मैंने पहले आपको बताया था। कारण क्या है उसको पहले समझेगा, फिर उस कारण पे ये ट्रीटमेंट करेगा। ये इट इज नॉट मियरली द सिम्टम को देख के ट्रीटमेंट नहीं करता है, रूट कॉज को पकड़ के ट्रीटमेंट करता है। इसीलिए आयुर्वेद आज के जमाने में भी पॉपुलर हो रहा है। चलो, ट्रीटमेंट इज एम्ड एट इंप्रूविंग डाइजेस्टिव फायर, बैलेंसिंग द दोषो, रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, यानी अग्नि जो हमारे बॉडी में डाइजेशन को प्रमोट करता है, यानी डाइजेशन करवाता है, उसको सही करेगा। दूसरा क्या करेगा? जो दोष से ये बना है उसको बैलेंस करेगा। तीसरा क्या करेगा? कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करेगा। और क्या करेगा? स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, जो स्वोलन हो गया है उसको कम करेगा। और क्या करेगा? ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रिवेंटिंग रेकरेंस का मतलब क्या? और कैसे ना हो, मतलब आज हो गया है, हमने दवाई दे दी, ये खत्म हो गया, 2 साल 1 साल के बाद फिर होगा, तो वो ट्रीटमेंट नहीं है। पूरी तरह जड़ से उखाड़ के इसको फेंकना है। प्रिवेंटिंग रेकरेंस नहीं, ये होगा नहीं, हम इसको पूरा उखाड़ के फेंकेंगे। यही करता है आयुर्वेद। चलिए देखते हैं क्या करता है। तो इसका क्या है प्रोसेस देख लीजिए आयुर्वेद में। समना, शोधना,
क्षारा कर्म, क्षारा सूत्र, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये 4 प्रोसेस है। ट्रीटमेंट इज ऑलवेज टेलर टू द इंडिविजुअल्स दोस्तों, severity of disease and overall health. A qualified Ayurvedic physician determines the most appropriate combination of these approaches. ठीक है, अगर आप एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन हो या फिर अच्छे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हो तो आपको इसी पर काम करना है। क्या करना है? आपको कॉम्बिनेशन लेना है। अब ये सारे अप्रोच को कंबाइन करके ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। हर्बल मेडिसिन ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे आईएमसी का बहुत सारा है। पाइलसावे है, पाइलसावे टैबलेट है, एक ऑइंटमेंट है लगाने के लिए, सिरप भी है, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसमें कुछ कुछ है जैसे त्रिफला चूर्ण है, नागकेशर चूर्ण है, ये सब हमारे जो पाइलसावे टैबलेट में है, सिरप में है, आप उसको यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं चर्चा ज्यादा नहीं करने वाला। ये सामान्य चिकित्सा है, मतलब एक प्रोसेस है। दूसरा क्या है? हो गया, यस, मेडिसिन हो गया। अभी सर्जिकल प्रोसीजर, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर है, यहां पे पिक्चर्स जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब आ नहीं रहा है। चलिए देखते हैं। ये मेडिकेटेड अल्कालाइन पेस्ट इज केयरफुली अप्लाइड टू द पाइल मास, वो भी हमारा है, हमारा आईएमसी में वो पाइलसावे क्रीम भी है, आप उसको लगा भी सकते हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें मिनिमल ब्लीडिंग होगा, लेस पेन होगा एंड फास्टर रिकवरी होगा, दर्द कमेगा, आपके शरीर में जो ज्वलन वहां पे होता है वो कम होगा। इसको आप यूज कर सकते हो। ये प्रोसेस पैरासर्जिकल प्रोसीजर है जिसको क्षारा कर्म एंड क्षारा सूत्र कहा जाता है, यानी वहां पे आपको उसको लगाना है। स्पेशली कोटेड मेडिकेटेड थ्रेड्स टाइड अराउंड द हेमोरॉइड बेस, ये अलग प्रोसेस है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपको कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। पहले कॉन्स्टिपेशन को रोकना होगा अगर आप पाइल्स को कंट्रोल करना या क्योर करना चाहते हो तो चलिए देखते हैं। आयुर्वेद में आपको दवाई तो दिया जा रहा है लेकिन उसके साथ खाने की भी पाबंदी है, जिसको हम पथ्य कहते हैं। तो चलिए, इसमें पंचकर्म फॉर क्रोनिक एंड रिकरेंट पाइल्स, ये एक अलग प्रोसेस है। पंचकर्म हम लोग नॉर्मली, ये एक स्पेशल टाइप का कोर्स है जिसमें आपको क्या किया जाएगा? क्रोनिक कंस्टिपेशन को रोकना होगा, रिकरेंट पाइल्स को रोकना होगा और आपका शरीर को शोधन करना होगा, क्योंकि हमारा शरीर हमेशा टॉक्सिक होता जा रहा है। हम इतने टॉक्सिक बन चुके हैं कि कोई भी बीमारी आ रहा है तो वो टॉक्सिन के वजह से आ रहा है। तो इसीलिए पंचकर्म के जरिए पहले हमारे शरीर को शोधन करना पड़ता है। फिर आइए अभी मेन पार्ट पे आइए। मैं जो आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बड़ी बात नहीं है, आयुर्वेद में पथ्य बड़ी बात है। आपको खाने की भी पाबंदी है, खाने की भी, खान पान की भी ध्यान रखना पड़ेगा। दवाई तो सब दे रहे हैं लेकिन खान पान यानी पथ्य की सबसे बड़ी इंपोर्टेंस है इसमें। डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसको पथ्य अपथ्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या खाना है? ईट मोर पथ्य, बेनिफिशियल फूड्स ज्यादा खाइए। ठीक है, ये पूरे के पूरे चैप्टर में इसको ज्यादा याद रखो। सबसे पहले पथ्य का मतलब है बेनिफिशियल फूड्स। जितने सारे फूड आपके लिए बेनिफिशियल है उसी को खाओगे। क्या है ये? हाई फाइबर ग्रेन्स। ये हाई फाइबर ग्रेन हम लोगों के डाइट में नहीं है, जिसके वजह से हम कंस्टिपेशन का शिकार हो रहे हैं और कंस्टिपेशन बढ़ते बढ़ते फाइल्स की तरफ ले रहा है। होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, इट कीप्स टूल सॉफ्ट एंड बाउल मूवमेंट्स रेगुलर। तो ये पथ्य आपको होना है, हाई फाइबर खाना है आपको, पहला। दूसरा, फ्रूट्स। पपैया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग पपैया का यूज ज्यादा नहीं कर रहे। पपैया कंस्टिपेशन को पूरा उखाड़ के फेंक देगा, आपके स्टूल को पूरा सॉफ्ट करेगा और वो अच्छा करेगा, क्लियर करेगा। तो पपैया खाना शुरू करो। बनाना, एप्पल, गुआवा एंड पोमग्रेनेट आर स्पेशली हीलिंग एंड फाइबर रिच, ये खाना चालू करो। फिर हाइड्रेटिंग लिक्विड्स, यानी जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखेगा, वाटरी रखेगा। क्या क्या? कोकोनट वाटर पियो, बटर मिल्क
and 2.5 to 3 liters of plain water daily keep the digestive tract lubricated। देखिए ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारे अंदर है ना, वो अगर लुब्रिकेटेड रहा तो स्टूल अच्छी तरह से निकल सकता है। ठीक है, तो वो ट्रैक्ट को लुब्रिकेटेड रखने के लिए आपको पानी पीना है सफिशिएंट। क्या क्या पानी पीना है? जो सारे हाइड्रेटिंग लिक्विड्स होता है जैसे कोकोनट वाटर, आपका बटर मिल्क, 2.5 से 3 लीटर्स ऑफ प्लेन वाटर डेली 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 3-4 लीटर पानी डेली पियो, वो हाइड्रेटेड रहेगा, स्टूल अच्छी तरह से मतलब डाइजेशन अच्छी तरह से होगा और स्टूल भी क्लियर होगा। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, ये तो जरूरी है, लीफी ग्रीन्स ऐड बॉक एंड फाइबर, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड सपोर्ट अग्नि। हमारे शरीर में जो अग्नि हो रहा है ना, जो अग्नि जो जल रहा है हमारे शरीर में, जो अग्नि जिसका जठराग्नि कहते हैं, वो जल रहा है खाने को पकाने के लिए। ठीक है, उसके लिए ग्रीनी वेजिटेबल्स चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीनी वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन्स एंड बॉक एंड ऐड फाइबर। ये जितने सारे फाइबर रिच फूड्स आप खाओगे, फाइबर रिच वेजिटेबल्स खाओगे, आपके शरीर में कंस्टिपेशन भागता जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा। फिर आवड़ अपथ्य क्या है? अगर मैंने आपको पथ्य बता दिया तो मुझे आपको अपथ्य भी बताना है, क्योंकि ये जो खाना आपको खाना है पथ्य अपथ्य। पहले तो स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स को अलविदा करो, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, आज के बाद नहीं खाऊंगा, ना खाऊंगा ना किसी को खाने के लिए कहूंगा, खत्म। फिर अल्कोहल, टी एंड कॉफी, ये भी बंद, ये जरूरी नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, खाली फ्रेश थोड़ा करता है और कुछ नहीं, भगाओ इसको। अग्रावेट पीता, वर्सन इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग, इंक्लूड्स एक्सेसिव चिल्स एंड ऑयली स्नैक्स, बंद ये। और डिहाइड्रेट द बॉडी एंड इरिटेट, ये क्या करता है? टी, कॉफी और अल्कोहल आपके बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेट द बॉडी एंड इरिटेट द रेक्टल म्यूकोजा, वर्सनिंग सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली। यानी ये अल्कोहल, टी और कॉफी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। हमको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है। चलो नेक्स्ट, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड, ये भी खत्म, इसको हटाओ। क्या इसमें सबसे आगे आ रहा है भाई? मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक बेक, ये जितने सारे हैं, एंड पैकेज्ड फूड्स, ये क्या करते हैं? डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, कंस्टिपेशन को बढ़ा देते हैं। इसको हटाओ, अपने डाइट से हटाओ इसको। और क्या करना है भाई? रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना है। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इंक्रीजेस पीतो एंड कंट्रीब्यूट्स टू कंस्टिपेशन एंड दोसो इम्बैलेंस, ये पीतो बढ़ा देगा। रेड मीट हटाओ इसको अपने डाइट से। तो आपको मैं बता दिया 4 टाइप का खाना हटाना है, स्पाइसी और फ्राइड फूड और रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, टी एंड कॉफी, अल्कोहल, रेड मीट, ये सारे चीज हटाना है आपको। ये चारों के चारों चीज को अपने डाइट से खत्म करना है, तभी आपका कंस्टिपेशन क्लियर होगा और आप पाइल्स का ट्रीटमेंट उसके बाद कर सकते हो, उसके साथ भी कर सकते हो। वरना इसको खाते रहोगे, उधर पाइल्स का ट्रीटमेंट करते, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये करना है आपको पथ्य अपथ्य। लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। क्या करना है साहब? लाइफस्टाइल चेंज एंड योगा फॉर फाइल्स। पहला, एक्सरसाइज है डेली, आपको डेली एक्सरसाइज करना है। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, अगर आप लंबे समय तक बैठ के कुछ कर रहे हो तो उसको हटाओ, बंद करो। और क्या? नेवर स्ट्रेन, कोई स्ट्रेन लेना है आप कुछ नहीं कर सकते, इतना याद रखो। सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है, भगवान के हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। फालतू का टेंशन मत पालो, स्ट्रेन स्ट्रेस कुछ मत लो। ठीक है, दिमाग में ज्यादा चोट देने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को ज्यादा समय तक सोचना बंद। वो एनालिसिस, ज्यादा एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस, ये सोच के भगाओ सबको। मेंटेन हेल्दी वेट, एक्सेस बॉडी वेट अगर हो गया, आप मोटा ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम वेट है वो भी प्रॉब्लम है, तो आपको मेंटेन करना है। एवरी 30-45 मिनट से अगर आपको बैठ के काम करना है तो 30-45 मिनट के बाद एक ब्रेक जरूर लेना, कंटिन्यूअसली बैठ के काम मत कीजिए। और क्या? स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स इज ए प्राइमरी एग्रावेटिंग फैक्टर, एड्रेस कंस्टिपेशन फास्ट। ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS चल रहा है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन से ही होता है, इसको हटाना होगा। तो क्या क्या आपको मैं आपको योग सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं योगा एक्सपर्ट हूं नहीं। बता सकता हूं कौन सा करना है, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, या फिर किसी अच्छे योगा टीचर से आप सीख सकते हो। पहला तो आपको मलासन करना है। इंडियन लैटिन पे जो हम बैठ के मतलब लैटिन कर रहे हैं वो मलासन ही है।
वो पहले जमाने का था। अभी वेस्टर्न मॉडल में हम लोग सोफा पे बैठ के तरह कर रहे हैं। वो मलासन है, मलासन जरूरी है। और पवना मुक्तासन, ये एक और अच्छा आसन है। और वज्रासन एंड भुजंगासन, खाने के तुरंत बाद इसको करोगे तो जो खाओगे वो डाइजेशन हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम आपका शरीर को वज्र की तरह बना देगा, इसीलिए इसका नाम वज्रासन है। और प्राणायाम, प्राणायाम तो आजकल अनुलोम विलोम सबको पता है। तो ये 4 आसन आपको करना है। मलासन करोगे, वज्रासन भुजंगासन करोगे, पवनामुक्तासन करोगे और प्राणायाम करोगे। ये होगा करना है। और लाइफस्टाइल में ये करना है, डेली एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो। और ज्यादा समय तक बैठ के काम करना, स्ट्रेन लेना, वेट ज्यादा गेन करना, ये सब कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। देखिए, पाइल्स आपका बीमारी है और उसके साथ साथ वो आपका दुश्मन भी है। एक ऐसा बीमारी जिसका नाम दुश्मन के नाम से शुरू होता है, तो उसको उसी हिसाब से खत्म करना है, पूरा मिटाना है। दुश्मन क्या करता है, छिप छिप के वार करता है, और अगर उसको थोड़ा इग्नोर कर दो तो अपना एम्पायर बढ़ा लेता है। ऐसा होने नहीं देना है। चलिए, गोइंग टू सी ए डॉक्टर, आपको कब जाना है डॉक्टर के पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका ब्लीडिंग चल रहा है फिर भी ये करते रहो, नहीं साहब। कुछ लिमिट तक आपको कंट्रोल पे रहना है, कोशिश करना है, प्रोसेस करना है। तो उसके बाद अगर आप फिर भी आप क्योर नहीं हो रहे हो सारे प्रयास करने के बाद, उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। क्या करना है, हेवी और परसिस्टेंट रेक्टल ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ। कारण और कुछ हो सकता है, एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, टेस्ट वेस्ट करके देख सकते हैं। सिम्टम्स परसिस्टिंग डिस्पाइट ट्रीटमेंट, मतलब जितना सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपका सिम्टम वही है, तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करो। सीवियर पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, पोस्ट डिस्चार्ज हो रहा है वहां से, तो फिर कुछ गड़बड़ है, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ब्लीडिंग आफ्टर एज 40, 40 के बाद ब्लीडिंग जो हो रहा है ना, एनी रेक्टल ब्लीडिंग आफ्टर एज 40, इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। 40 के बाद अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, दिखाना पड़ेगा। और अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है तो फिर प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड, ए हेमोरॉइड दैट हैज फॉलन आउटसाइड एंड कैन नॉट बी मैन्युअली पुश्ड बैक, ग्रेड 4 है, बाहर है, ग्रेड 4 है, अंदर नहीं जा सकता, तो उसको सर्जरी से ही हटाना होगा। ये कुछ नियम से है। आपने काफी ज्यादा समय तक उसको इग्नोर कर दिया, इसके वजह से वो बढ़ चुका है। ऐसे कुछ कंडीशन है जिसमें आपको कंसल्टेंट के पास, यानी फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाना है। ठीक है। तो ये कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले तो मेडिसिन ले सकते हो, पैरासर्जिकल प्रोसीजर, पंचकर्म, डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये 4 प्रोसेस है, इससे आगे और कोई प्रोसेस है नहीं। अगर आपको इस बीमारी से छुटकारा चाहिए, ट्रीटमेंट लेना है, तो पहले तो मेडिसिन पे ट्राई करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, और पैरासर्जिकल प्रोसीजर से उसको फॉलो करो, पंचकर्म करो, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, डाइट खान पान का ध्यान दो। ये जितना सारा बताया यही प्रोसेस है, इसको छोड़ के कोई दूसरा प्रोसेस है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे प्रोसेस पे भी इसको ठीक कर सकते हो, तो नहीं सर, आपको पूरे तैयार रहना होगा, पूरे केयर के साथ रहना होगा, क्योंकि पाइल्स अपने आप में एक दुश्मन है। हर कोई बीमारी आपका दुश्मन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन ये है। ये आपको जीने नहीं देगा, ये आपको बैठने नहीं देगा, ये आपको शांति से लाइफ को झेलने के लिए भी नहीं देगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले खान पान पर ध्यान दो, यही आपको बचाएगा और दुश्मन को मिटाएगा। तो थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ मैसेज मिला है तो आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। आपको कोई भी टॉपिक की जरूरत हो तो कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। जय जगन्नाथ।